ओके सो बच्चा पार्टी वी विल डू टुडे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि हमारे टाइम पे देखो एनवायरमेंट बोल के कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब एनवायरमेंट बोल के था लेकिन एनवायरमेंट पे कोई स्टडी नहीं थी। आज की तारीख में इतना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, हम एनवायरमेंट में इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि ऑब्वियसली स्टडी बहुत नेसेसरी हो जाता है। इसलिए आप देखोगे आपके ज्योग्राफी में, आपके साइंस में ठूस ठूस कर एनवायरमेंट पे चैप्टर्स भरे पड़े हैं 8 से लेकर 12 तक, शायद 6 से लेकर भी चालू हो जाता है, ठीक है। सो लॉट ऑफ अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड इन योर स्टडीज अबाउट द एनवायरमेंट एंड अबाउट इट्स डिग्रेडेशन। हम जो एनवायरमेंट में नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बारे में काफी सारी जागरूकता फैलाई जा रही है और ये एक बहुत पहले से स्टार्ट होता है, मतलब जहां पे आपका एनवायरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो एनवायरमेंट कैसा होता है, इसको कैसे मैनेज करें हम ताकि हमको नुकसान कम पहुंचे, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस, ठीक है। ओके सो आपका भाई साहब क्या क्या है, वेदर और क्लाइमेट ये एनवायरमेंट में क्या असर छोड़ते हैं। मेटीरियोलॉजी, मेटीरियोलॉजी मतलब आपके जो स्टोन्स है या जो जो मेटियोर्स हैं जो घूम रहे हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नीड ऑफ द आवर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड चैप्टर एट अ ग्लांस। तो ये सारी चीजें हम भाई साहब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके so the first thing that we come is weather and climate, ठीक है। तो आपके वेदर मतलब क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट बच्चा पार्टी। अरे बोला बोला जल्दी से बोला, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है भाई साहब, कोई बता सकता है। व्हाट इज वेदर, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर मतलब आपका डे टू डे होता है भाई साहब, डे टू डे, ठीक है। और क्लाइमेट मतलब होता है भाई साहब एक सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड, ठीक है। समझ में आ रहा है ये भाई साहब। जैसे आज बड़ा सनी वेदर था, हो सकता है कल बारिश हो, ठीक है। तो ये डे टू डे वेदर है, दिन का वेदर है, ठीक है। तो आज बड़ा टेम्परेचर ज्यादा है, हो सकता है कल टेम्परेचर कम हो। ये दिनचर्या जिसको अपन बोलते हैं, डे टू डे एक्ट, ठीक है। ये होता है आपका वेदर। कहां है भाई साहब, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली वेदर। और आपका क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे आपका मॉनसून जो चलता है हमारे मुंबई में, इट इज जनरली फ्रॉम जून टिल सितंबर, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट जो होता है वो आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है, होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है। और वेदर जो होता है वो डे टू डे होता है, ठीक है। अभी वेदर में क्या क्या चीजें आती हैं देखो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों वेदर में इंपॉर्टेंट होगा, देखो आपका जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी प्रेशर बहुत लो है, तो प्रेशर बहुत लो है तो क्या होगा, आजू बाजू से भाई साहब हवा आएगी बहुत, समझ लो भाई साहब ये मुंबई है, ठीक है। अभी इधर पूना है या रत्नागिरी है, लेट्स से अलग अलग जगह है भाई साहब, ये मुंबई के आजू बाजू, ठीक है। अगर लेट्स से मुंबई का प्रेशर लो हो जाता है, क्यों लो होगा, समझ लो बहुत ज्यादा गर्मी है तो एयर जो है वो ऊपर चला गया, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर नीचे आ गया। इससे क्या होगा भाई साहब, हाई प्रेशर से जो विंड्स हैं वो चारों तरफ से मुंबई में आएंगे, ठीक है। सो स्टॉर्म्स होंगे, ठीक है, आपके भाई साहब बहुत हाई प्रेशर विंड्स होंगे। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली क्रिएट्स एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर वेदर। सनलाइट, सनलाइट का इन्फ्लुएंस आता है, जितना ज्यादा सनलाइट होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा भाई साहब, ठीक है। ओके, क्लाउड्स, इससे भाई साहब हमको रेन्स मिलते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब आपका एटमॉस्फेयर में वाटर परसेंटेज कितना है। तो जनरली अगर आप समझ लो बाहर गए और पूरा भीग गए, बरसात हो रही है तो 100% ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है। रेनफॉल, ठीक है, वाटर वेपर कंटेंट जो होता है, ये वाटर वेपर कंटेंट है। वाटर वेपर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। रेनफॉल कितना है, विजिबिलिटी, दिखाई दे रहा है या नहीं, फॉग है या नहीं, अगर बाहर फॉग है तो ये विजिबिलिटी हो जाती है। टेम्परेचर कितना है, ये सारे चीजें जो हैं आपकी वेदर रिलेटेड फैक्टर्स हैं। दीज आर ऑल वेदर रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है, आपके दिन के सारी चीजें हैं, ठीक है। सो व्हाट आर वेदर रिलेटेड फैक्टर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी हैव सनलाइट, हाउ मच ऑफ क्लाउड्स आर देयर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विजिबिलिटी, टेम्परेचर, ये सारे आपके वेदर रिलेटेड। जैसे अगर आप जाओगे पहाड़ी इलाकों में अक्सर आपको कोहरा दिखेगा, ठीक है, तो ये कोहरा क्या करता है, विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो क्या ये वेदर का एक इंपैक्ट है, यस डेफिनेटली, ठीक है। सो ये सारे आपके वेदर रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। ओके, सो वेदर हो गया भाई साहब। अभी आपका वेदर,
एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो वेदर है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेदर? लिख लीजिए भाई साहब। व्हाट इज वेदर? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एटमॉस्फेयर के कंडीशंस हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ये हो गया आपका वेदर। और वेदर में इतनी सारी चीजें हैं। दीज आर बेसिकली द थिंग्स विच डिफाइन वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विजिबिलिटी, टेम्परेचर, ऑल दीज आर बेसिकली वेदर फैक्टर्स, ठीक है, ऑल दीज आर वेदर फैक्टर्स। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, लिख लिया भाई साहब सब लोगों ने? एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस। वेदर डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द एयर। क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स रिकॉर्डेड फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सालों तक आपने ट्रेंड देखा है, ठीक है, कि भाई साहब हम बोल सकते हैं आंख बूंद करके कि भाई साहब जून से हमारा मानसून चालू हो जाता है और सितंबर तक होता है। ये एक साल की बात नहीं है, बहुत सालों से मुंबई में ऐसा होता आया है। तो ये मुंबई का एक क्लाइमेट का फीचर हो गया। समझ में आ रहा है? ये राजस्थान में भाई साहब गर्मियों के टाइम पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस होता है, ठीक है, ये एक फीचर हो गया। ठीक है, नॉर्थ के प्लेन्स में आपकी ठंडी पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में या हिमालयस में बर्फबारी होती है। फ्रॉम नवंबर टिल लेट्स से जनवरी फरवरी तक भाई साहब बहुत ही ठंड रहता है। तो ये सब एक दिन की या एक साल की ऑब्जर्वेशंस नहीं है, बहुत सारे सालों की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको अपन बोलते हैं क्लाइमेट। तो एवरेज है भाई साहब, क्लाइमेट क्या है? एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स। ये भाई साहब आपके डेली रीडिंग्स हैं, एवरेज ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स। ये सब आपके वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स हैं। मतलब इस पर्टिकुलर सीजन में हम अगर बोलेंगे हमारा यहाँ पे जून टू सितंबर बारिश होती है, तो ये हमारा मानसून सीजन हो गया। रेनफॉल और ह्यूमिडिटी आपका 100% रहेगा। तो क्लाइमेट ड्यूरिंग जून टू सितंबर इन मुंबई इज मानसून क्लाइमेट, ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। तो ये आपका क्या है भाई साहब? रेनफॉल और ह्यूमिडिटी उस टाइम पे एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे चलेगी, इसीलिए हम उसको बोलेंगे क्लाइमेट इज मानसून, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सालों से किसी जगह का वेदर के पैरामीटर्स को जब एनालाइज करते हैं तो आप क्लाइमेट पे पहुंचते हैं, ठीक है। यू डिफाइन द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। क्लियर है भाई साहब? ओके, सो ये हो गया आपका भाई साहब क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट हो गया ये। क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एक लॉन्ग टर्म है भाई साहब, वेदर आपका शॉर्ट टर्म है, दिन टू दिन, एक दिन से दूसरे दिन तक, ठीक है। क्लाइमेट भाई साहब चेंजेस इन वेदर रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो एक रीजन में भाई साहब बहुत कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर अभी मानसून का क्लाइमेट चल रहा है, आप देखोगे भाई साहब आपके गर्मी के समर के टाइम पे आपका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्री 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्या मानसून के टाइम पे भी इतना होता है? नहीं होता है ना। तो आप भाई साहब ज्यादा से ज्यादा 20-25 तक जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। और ठंडी के टाइम पे और भी कम हो जाता है। तो आपका क्लाइमेट जो है वो फटाक से चेंज नहीं हो जाएगा। क्लाइमेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर भाई साहब आज 10 मिलीमीटर की बरसात हुई है तो मानसून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल शायद 20 की हो, या कल शायद 10 की भी हो, या कल शायद 50 की भी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मानसून जो है वो एक टाइम पे वो मतलब हम गर्मी के सीजन में अचानक समझ लो अप्रैल चल रहा है या फरवरी चल रहा है, अचानक से हम 100 मिलीमीटर की बरसात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये अचानक भयानक में नहीं होगा, ठीक है। सो वेदर रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो जैसे क्लाइमेट होता है आपका विंटर, समर, मानसून, दीज आर बेसिकली क्लाइमेट्स। सो दे आर नॉट अ डे टू डे एक्टिविटी, ठीक है। ये आज विंटर है, कल समर होगा, परसों भाई साहब मानसून होगा, ऐसा नहीं होगा। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, 2-3 महीने 4 महीने जो भी आपका रहता है वो रहेगा, ठीक है। सो रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस स्लोली ओवर अ मच लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं बहुत स्लोली होते हैं, ठीक है, ऐसा ताबड़तोड़ चेंजेस नहीं हो जाएंगे। सो चेंजेस इन क्लाइमेट टेक प्लेस स्लोली, लिखते रहिए भाई साहब, ठीक है। चेंजेस इन क्लाइमेट टेक प्लेस स्लोली, जहां पे मैं बोलूं लिखने के लिए वहां पे लिखिए। इट इन्फ्लुएंसेस आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर एज वेल एज आवर ऑक्यूपेशंस। हमारे सारी चीजों को ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। क्लाइमेट जो है, देखिए जैसे ही आपको मालूम है कि मानसून चालू होने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किस टाइप का फूड लेंगे,
किस टाइप की क्लोथिंग। आप क्या करेंगे भाई साहब, छाता होता जो भी आपका रेनकोट है सब निकाल लोगे, है ना। आपके स्कूल में भाई साहब फ्लोटर्स अलाउड हो जाएंगे, है ना, उस टाइम पे आप फ्लोटर पहन के जान सकते हैं। तो ये क्यों होगा, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि आपका भाई साहब रेनी सीजन है, उनको भी मालूम है 4 महीने भाई साहब आप भीग कर ही आएंगे, ठीक है। शेल्टर ये भी चेंज हो जाता है। आप देखोगे भाई साहब जो झोपड़ पट्टी रहते हैं या भाई साहब ऐसे ऐसे जगहों पे हम ये ट्रिपल लगा देते हैं, बहुत सारे जगहों पे देखोगे, बहुत सारे घरों में ट्रिपल लगाते हैं जहां पे भी लीकेज का प्रॉब्लम है। तो ये रेनी सीजन के भाई साहब मेजर्स हैं, ठीक है। ओके, फूड भी हमारा भाई साहब चेंज होता है, ठीक है। फूड हमारा चेंज होता है भाई साहब, बरसात का मौसम है, पकौड़ा तल के खा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। गर्मी के मौसम में हम पकौड़ा तल के खाएंगे क्या, नहीं, और ज्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। सो ये सारी चेंज होती हैं। आपका जो विंटर सीजन में जो आप फूड खाते हैं वो समर सीजन के फूड से डिफरेंट है, ठीक है। सो आपके ये सारी चीजें भाई साहब चेंज होती हैं क्लाइमेट में, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर इन्फ्लुएंस, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस। जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब जो लोग हिमालयस में रहते हैं, उन लोग जो पहनते हैं, क्या हम वो पहनकर घूम सकते हैं भाई साहब, मर जाएंगे, है ना। स्वेटर जैकेट अगर हम पहन के घूमे अगर इस क्लाइमेट में, तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। सो हर जगह के वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से लोगों का खाना पीना रहन सहन होता है, ठीक है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर। ओके, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्रियन कंट्री लाइक इंडिया। एग्रियन मतलब क्या होता है, एग्रेरियन मतलब होता है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडिया में भारी मात्रा में एग्रीकल्चर होता है और होना ही चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन भाई साहब 135 करोड़ हो गए। तो ऑब्वियसली ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन हैपेंस थ्रू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर आपका वेदर और क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो भी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं वो डेफिनेटली आपका वेदर और क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है। तो हमको बहुत, जैसे अगर हमको भाई साहब कोई क्रॉप उगाना है तो बारिश के मौसम का क्रॉप हम गर्मी में नहीं उगा सकते, गर्मी में के मौसम का क्रॉप हम विंटर में उगा नहीं सकते। आपने सुना रहेगा राबी क्रॉप होता है, खारिफ क्रॉप होता है, ये सब सीजनल क्रॉप्स होते हैं। तो अलग अलग सीजन के हिसाब से हम क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट हैव अ क्रॉप ऑफ सीजन 1 टू बी कल्टिवेटेड इन सीजन 2, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे क्रॉप कल्टीवेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक चेंजेस आर कॉम्प्लेक्स, इंटरडिपेंडेंट एंड रैपिड, ठीक है। तो क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से होते हैं। कहां किस चीज से क्लाइमेट इंफ्लुएंस हुआ या बता नहीं सकते। जैसे मैन मेड चेंजेस आर रैपिड, ठीक है। नेचर के भी चेंजेस होते हैं। समझ लो वॉल्केनो है, कोई वॉल्केनो से भाई साहब माल जो आपका ये निकल रहा है गर्म, तो ये पूरे एनवायरमेंट को गर्म कर देगा, ठीक है। सो क्लाइमेटिक चेंजेस आर कॉम्प्लेक्स, इंटरडिपेंडेंट एंड रैपिड, ठीक है। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, temperature, atmospheric pressure, etc. are considered during construction of runways, seaports, huge bridges, skyscrapers, etc. इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम बेसिकली एक जगह पे डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप सी पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, सी पोर्ट, अभी ध्यान दीजिए यहां पे, समझ लो सी पोर्ट मतलब समझते हो राइट। ये आपका सी है और यहां पे भाई साहब आप एक शिप से अनलोडिंग करेंगे। तो ये सी पोर्ट जो बनाएंगे आप, अगर इस सी में बार बार सुनामी आता रहेगा तो विल यू मेक अ सी पोर्ट? नो, यू विल नॉट, ठीक है। तो आपको क्लाइमेट में देखना पड़ेगा जाकर कि कितनी बार मुंबई के कोस्ट में सुनामी आया है। अगर नहीं आया तो ही हम सी पोर्ट बना सकते हैं। अगर आप देखोगे इंडिया में भाई साहब इतना बड़ा जो कोस्ट लाइन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली कितने का कोस्ट लाइन है? 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। लेकिन क्या हर जगह पोर्ट मिलेगा आपको? नहीं। जैसे मुंबई में आपको पोर्ट मिलेगा, ठीक है, चेन्नई में पोर्ट मिलेगा, ऐसे कुछ ही जगहों पे आपको पोर्ट्स मिलेंगे, सब जगह पोर्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन सी पोर्ट्स। ह्यूज ब्रिजेस, तो आपके जो ब्रिजेस होते हैं वो भी क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं भाई साहब, ठीक है। ह्यूज ब्रिजेस, स्काई स्क्रेपर्स, मतलब आपके जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों से क्लाइमेट भाई साहब जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपका क्लाइमेट जुड़ा हुआ है। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज। रनवेज मतलब हाईवेज होते हैं। आप भाई साहब चकाचक हाईवे बना रहे हैं, ठीक है, एकदम मस्त हाईवे बना रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में से होते हुए हाईवे बना रहे हैं। अभी क्या होगा जब पहाड़ों में आपने नोटिस ही नहीं किया कि भाई साहब हर बार पहाड़ों में भाई बहुत लैंडस्लाइड होता है। ये लैंडस्लाइड में पूरा मलबा आकर आपके हाईवे पे आ गया, अब हाईवे जाम, ठीक है। इसको साफ करने में आपको 2-3 महीने लग जाएंगे, इसको फिर से नया बनाएंगे आप। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब आप कहां, किधर और कब बना रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, ठीक है, दीज आर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड।
बिफोर मेकिंग ऑल दी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वेदर भाई साहब क्या है, रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड टाइम। ये लिखने की जरूरत नहीं, लिख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन एंड स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे वेदर होता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं आज का वेदर क्या है, लेकिन अगर आप बोलेंगे आज का क्लाइमेट क्या है तो वो गलत हो जाएगा। आप अभी मॉनसून क्लाइमेट में हैं, ये जून से सितंबर तक चलता है हमारे मुंबई में। ठीक है, तो आज का क्लाइमेट मॉनसून नहीं है। ठीक है, आप क्लाइमेट में हैं बट आज का क्लाइमेट मॉनसून नहीं है, आज का वेदर आप बोल सकते हैं। थोड़ी गर्मी है, थोड़ी उमस ज्यादा है, थोड़ी ठंडी है, ये सब आप बोल सकते हैं। वेदर जब आप बोल रहे हैं वो डे टू डे होता है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस होता है, लेकिन क्लाइमेट एक ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम होता है। 2-3 महीनों का होगा कम से कम, या 1 महीने का होगा, बट अब कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम होगा। ठीक है, ओके। चेंजेस इन वेदर में अकर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, जब मैं बोलूं तभी लिखिएगा। ठीक है, एनवायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, उनके डेवलपमेंट में एनवायरमेंट का खास हाथ है। देखिए, जैसे अगर आप देखोगे पोलर बियर, वो कहां पाया जाता है? बियर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पीने वाला नहीं, एनिमल जो है। ठीक है, तो एनिमल जो बियर है, ठीक है, सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ बियर। बियर मतलब भालू। ठीक है, एक आपका ब्लैक वाला जो होता है, देखा रहेगा आपने। ठीक है, और एक आपका जो पोलर बियर है, और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो ब्लैक बियर आपने देखा रहेगा, ये आपको मतलब ऐसे जंगलों में मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके मध्य प्रदेश के जंगलों में, महाराष्ट्र के जंगलों में भी मिलते हैं। ठीक है, हमारे टाइम पे जो लोग मदारी लोग होते हैं ना, बंदर लेकर घूमते हैं, ये ऐसे बियर लेकर घूमते थे भाई साहब। आपने देखा है कभी? ये एक्चुअली में बड़े बड़े भालू लेकर घूमते थे और वो तमाशा दिखाते थे। हाँ, आपके मम्मी पापा से पूछेगा, उन्होंने भालू डांस देखा है क्या? देखा होगा। ठीक है, हाँ, मदारी लोग भाई साहब भालू लेकर घूमते थे, बड़े बड़े भालू, ऐसे वो टेम कर लेते थे उनको। ठीक है, खैर, तो ये आपका ब्लैक बियर हो गया और ये आपका पोलर बियर हो गया। इस ब्लैक बियर को अगर हमने भाई साहब एंटार्क्टिका में छोड़ दिया तो वो मर जाएगा, और वैसे ही पोलर बियर को अगर हमारे यहां पे छोड़ दिया जाए तो वो मर जाएगा, क्योंकि पोलर बियर का कोट बहुत मोटा होता है ताकि उसके अंदर गर्मी बनती रहे। उसका बहुत बड़ा फैट टिश्यू होता है, ताकि भाई साहब उसके उतने ठंड में भी उसको ठंड ना लगे। लेकिन अगर हम यहां पे लाकर उसको लाद दे तो मर जाएगा, वो इतना टेम्परेचर वो सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो आप अगर देखोगे एनवायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ है इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर आप देखोगे शेर जो होता है, ठीक है, टाइगर बेसिकली, ठीक है, टाइगर जो होता है वो ऐसी लैंड में घूमता है। लेकिन आपका भाई साहब सबसे बड़ा जो हमारा जो नेशनल एनिमल है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ये पाया जाता है कहां पे? सुंदरबंस में, जो मार्शी एरिया है, खाड़ी एरिया है, और वहां पे वो स्विमिंग भी उसी फुर्ती से करते हैं जिस फुर्ती से वो लैंड में चलते हैं। ये दूसरे जगह पे नहीं देखा जाता। टाइगर्स जनरली डू नॉट लिव इन मार्शी प्लेसेस, कीचड़ में, पानी में ज्यादा करके टाइगर्स नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन इस जगह पे यहीं पे आपको टाइगर्स दिखेंगे। हमारा जो इंडिया का नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, दैट इज फाउंड इन सुंदरबंस, तो उसने अपने आप को वैसे अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, सो अलग अलग जगहों पे भाई साहब क्लाइमेट के अनुयायी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। क्या आप भाई साहब पानी में रह सकते हैं? हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है 1.5 घंटा, लेकिन उसके बाद नहीं रह पाएंगे। लेकिन मछलियां भाई साहब पानी में रहती है, वही उनका हैबिटेट है, दैट इज बेसिकली देयर हैबिटेट। ठीक है, सो एनवायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एनवायरमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ है ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट में। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? हमारा परिवेश हमको बनाता है, ठीक है, हमारा एनवायरमेंट हमको बनाता है। सो दिस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स टू डिटरमिन द डाइट। आप क्लाइमेट के हिसाब से अपना डाइट रखते हैं। जैसे अगर आप भाई साहब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे हमारा नॉर्थ, या अगर मुंबई में भी देखें तो गर्मी काफी ज्यादा है, तो कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री बहुत ज्यादा होगी। हिमालयस में चले जाइए, वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे क्या आप भाई साहब? वहां पे ऐसे ही जम जाएंगे। तो उधर का डाइट अलग होगा, इधर का डाइट अलग होगा। ठीक है, क्लोथिंग आपकी अलग अलग होगी, हाउसिंग भी आपका अलग अलग होगा। ठीक है, ऑक्यूपेशंस, लोगों के जो ऑक्यूपेशंस होंगे वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है, पीपल विल डील इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस देयर, पीपल विल डील इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हियर। ठीक है, तो इन सबका भाई साहब सब चीजों पे असर पड़ता है, हमारे पूरे लाइफस्टाइल पे असर पड़ता है। सैलिनिटी ऑफ मरीन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट्स, वाटर साइकिल एक्सेट्रा आर ऑल रिलेटेड टू वेरियस। अभी देखो सैलिनिटी ऑफ मरीन वाटर मतलब आपका जो वाटर में नमक का कंटेंट है। यहां पे कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? सब लोग खाते हैं भाई साहब। ठीक है, ओके, तो आप लोग ये जो नॉनवेज खाते हैं, आपने देखा रहेगा मरीन जो आपका फिश होता है और फ्रेश वाटर फिश, दोनों में
आपका डिफरेंस है। ठीक है, आप समुंदर से कोई मछली पकड़ के लाएंगे और आपका भाई साहब नदी से कोई मछली पकड़ के लाएंगे, उन दोनों में डिफरेंस होगा। फ्रेश वाटर फिश एंड मरीन वाटर फिश, उनका टेस्ट भी अलग अलग होगा, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है, सो सैलिनिटी ऑफ मरीन वाटर, तो आपके ओशंस में जो सॉल्ट का कंटेंट है वो भी भाई साहब आपका डिफर होता है। एक सी है जिसका नाम है डेड सी, यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड डेड सी। उसमें सॉल्ट का कंटेंट इतना ज्यादा है कि फिशेस और एक्वेटिक प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते, दे डाई, वो मर जाते हैं। ठीक है, वो पैदा ही नहीं हो पाते हैं, उसमें इतना ज्यादा सॉल्ट का कंटेंट है, सॉल्ट का कंटेंट इतना ज्यादा हो गया। और प्लस वहां पे अगर आप भाई साहब तैरना आपको नहीं भी आता होगा तो भी आप फ्लोट करेंगे, मतलब आप कैसे फ्लोटर लेके भाई साहब तैरते हैं, वहां पे सॉल्ट का कंटेंट इतना ज्यादा है कि कोई भी जिसको तैरना नहीं भी आता रहेगा वो भी फ्लोट कर पाएगा। ठीक है, और वो क्यों होगा वो आप डिफरेंट साइंस के एस्पेक्ट से समझेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये ऐसा होता है। ठीक है, वहां पे वाटर की डेंसिटी हाई है। तो इधर आपका ये ओशनिक करंट, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट्स, आपको क्या लगता है ये जो बारिश आपको मिलती है कहां से मिलती है? वेयर डज दिस रेन कम फ्रॉम? इन मुंबई, क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं और 4 महीने की बारिश झेलते हैं, इतनी बारिश कहां से आती है? तो ये आपका भाई साहब इंडिया है, श्रीलंका है भाई साहब, यहां से ये मुंबई है। ठीक है, यहां से आपके जो ओशन के करंट्स हैं ये भाई साहब विंड्स लाते हैं, जोर से विंड आता है और ये जो बादल है यहां पे पुश हो जाते हैं, इसी बादल से आपको भाई साहब बारिश मिलती है। सो दीज आर ओशनिक करंट्स विच डेवलप। ठीक है, फिर आपका भाई साहब वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल मतलब क्या है? ये नदी नाले में जो आपका पानी सूखता है, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा बरसात होगी भाई साहब, उतना ज्यादा वाटर साइकिल, और ऑल रिलेटेड टू वेरियस वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो एनवायरमेंट में ये सारी चीजें भाई साहब इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। अभी वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब क्या होता है भाई साहब? रॉक्स का टूटना। आपने देखा रहेगा ये यहां पे देखो अलग से वो बनाना पड़ा है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा है, क्यों? ये जो पेड़ लगे हुए ना यहाँ पे, ये टूट गया था ना भाई साहब, फिर से अलग से बनाना पड़ा है। देखा होगा ना आपने, मतलब वो दीवार फिर से बनानी पड़ी, क्यों? तो पेड़ के जो रूट्स हैं वो भाई साहब अभी फैल रहे हैं, तो दीवार टूट गई भाई साहब। अभी ये 2-3 साल जाएगा, फिर से ये भी जाएगा, क्योंकि वो रूट्स फैलेंगे ही। ये रूट्स भाई साहब अंदर ही अंदर बहुत दूर तक जाएंगे। ठीक है, दीज आर बेसिकली रूट्स। ठीक है, तो आपके पेड़ के रूट से जब सीमेंट टूट सकता है तो रॉक्स भी टूटेंगे भाई साहब, जो पेड़ आपके रॉक्स पे होते हैं उससे टूटेंगे। तो जैसा जैसा क्लाइमेट होगा वैसा वैसा आपका वेजिटेशन होगा, और उसी तरह से आपके रॉक्स भी टूटेंगे। रॉक्स के टूटने का दूसरा, ये आपका एक रॉक्स के टूटने का कारण हो गया। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? देखो अभी समझो ये आपका कोई, अच्छा कभी ये एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, समझ लो ये आपका फ्रिज है, फ्रिज, ठीक है, ये आपका फ्रीजर है। ठीक है, आपकी बॉटल्स ज्यादा करके, जैसे समझ लो प्लास्टिक की बॉटल है कोई, अगर मैं मेटल की बॉटल की बात नहीं कर रहा हूं, प्लास्टिक की बॉटल के भाई साहब ये वाला ऐसे अंदर होता है, ठीक है, और ये ऐसे बैठता है ये। ठीक है, इस बॉटल को पूरा पानी भर के आप फ्रिज में डाल दो, दूसरे दिन जब आप निकालोगे तो ये ट्यूब ऐसे हो गया है, आप इसको बैठा ही नहीं पाओगे। ठीक है, वाई विल दिस हैपन? ऐसा क्यों हो जाएगा? मतलब जो बॉटल है आपका, देखो यहाँ पे एक बॉटल है, मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे ये बॉटल है, ये ऐसे होता है ना भाई साहब बॉटल, अभी इसमें आपने पूरा पानी खचाखच भर दिया और उसको फ्रीजर में डाल दिया, दूसरे दिन जब आप इसको निकालने जाओगे सो इट हैज बिकम लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बिकम लाइक दिस, और ये परमानेंटली हो जाएगा, इसको आप नहीं कर सकते अभी कुछ। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जब भी आपका वाटर आइस में कन्वर्ट होता है वो एक्सपैंड करता है, वो भाई साहब एक्सपैंड करता है, उसका बढ़ जाता है वो, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस एक्सपेंशन के चलते भाई साहब इसने इसको बाहर कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपके रॉक्स में समझ लिए पानी घुस गया, अभी रॉक्स में क्रैक्स तो होते ही हैं, लेट्स से ये पानी घुसा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी ठंडी के मौसम में क्या होगा, यही पानी क्या हो जाएगा, बर्फ। अब जब बर्फ होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, वो प्रेशर क्रिएट करेगा और तोड़ेगा भाई साहब इसको, और तोड़ेगा, और यह ह्यूज प्रेशर होता है। आप समझ लीजिए जब बॉटल को आप अपने हाथों से इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन आइस ने कर दिया, आइस ने अपने आप से कर दिया, उसने प्रेशर क्रिएट किया, वो हो गया। ठीक है, मैकेनिकली वो हो गया। आप अपने हाथों से आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर जो नहीं कर सकते वो आइस ने पटाख से कर दिया। ऐसे वाले बॉटल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम थिक वाले बॉटल्स जो होते हैं उनको भी अगर आप लेंगे तो ये होगा। तो आइस ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया भाई साहब। ठीक है, तो आइस ने इतना प्रेशर कर दिया, तो आपका भाई साहब ऐसे आइस, देखो नींद आ रही है, आइस जब भाई साहब आपके रॉक्स के क्रैक्स में जाएगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा
और ये प्रेशर क्रिएट करते 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 भाई साहब टूट जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग मतलब होता है रॉक्स का टूटना। आज आप जिस जमीन पे बैठे हुए हो वो एक टाइम पे बहुत बड़ा रॉक हुआ करता था, टूटते 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 उसके भाई साहब कचूमड़ बन गया है, तब जाकर आप इस जमीन पे बैठ पा रहे हो, इस जमीन पे अपना घर बना पा रहे हो, इस जमीन पे अपना रोड बना पा रहे हो, इस जमीन पे चल पा रहे हो। ठीक है, अदरवाइज दिस वाज अ रॉक, कोई बहुत बड़ा रॉक होगा जो टूटते 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 इस टाइम पे इसने में आया है। ठीक है, सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में भाई साहब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। तो सॉइल पे आपका बहुत, देखिए जैसे आप बोलोगे क्या महाराष्ट्र का सॉइल बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो आंसर इज नो। महाराष्ट्र में बारिश बहुत है लेकिन उतना फर्टाइल सॉइल नहीं है। क्यों सॉइल नहीं है? क्योंकि हमारे, अगर आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन्स में, पंजाब का सॉइल या वेस्ट बंगाल का सॉइल या केरला का सॉइल, ये सब बहुत फर्टाइल सॉइल है। वाई? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स जाते हैं, और रिवर्स जब जाते हैं तो अपने साथ क्या लाते हैं? अलुवियल सॉइल लाते हैं। ठीक है, अभी समझ लो कोई आपका रिवर है, देखो दिस इज बेसिकली अ रिवर, ये रिवर ऊपर से नीचे आ रहा है, ये प्लेन एरिया है, तो ये जब स्रोत से आ रहा है तो अपने साथ भाई साहब बहुत सारा सिल्ट कैरी करेगा। ठीक है, और ये यहां पे डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, और इसी से आपके भाई साहब जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनमें अलुवियल सॉइल का डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, जिसके वजह से वो फर्टाइल सॉइल है। यहां पे हमारा फर्टाइल सॉइल नहीं है, तो देयरफॉर क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। आपका सॉइल के फॉर्मेशन में और एनरिचमेंट में काफी बड़ा योगदान क्लाइमेट का है। माइक्रोब्स इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अभी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये भाई साहब बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके ओके ओके। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस आर रेफर्ड टू एज स्पेसिफिक टाइम एट अ स्पेसिफिक प्लेस आर रेफर्ड टू एज, क्या हो जाएगा? वेदर। वेदर नहीं, नहीं क्लाइमेट नहीं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसको अपन हमेशा वेदर ही बोलेंगे, दैट इज नोन एज वेदर। ठीक है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्लाइमेट चेंजेस कंटिन्यूअसली। फॉल्स। ठीक है, आपका वेदर चेंज हो सकता है लेकिन क्लाइमेट नहीं चेंज होगा, फटाफट चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली। कंप्लीट द एनालॉगी। वेदर, स्पेसिफिक टाइम एंड लोकेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लार्जर एरिया। आकाश सो रहे, सो रहे, सो रहे हैं, तन्मय सब सो रहे हैं। इधर क्या हो जाएगा? वेदर छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, दिन ब दिन। क्लाइमेट बड़े से टाइम इंटरवल के लिए। कितनी बार तो बोल रहा हूं, दिस वुड बी क्लाइमेट। क्लाइमेट आप लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे नहीं मालूम और किस तरह से पढ़ाया जाए। वेदर इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टाइम एंड लोकेशन, whereas climate is related to a longer duration and a larger area. ठीक है, okay. Meteorology, the science that studies the interrelationship between various components of air, natural cycles, जिसको लिख लीजिए geological movements of the earth and climate.
Done, done, done. Okay. So what is meteorology, people? Meteorology is what? The science that studies the interrelationship. ऐसा science जो interrelationship को study करता है between various components of air, natural cycles, geological movements of the earth and climate. इन सारे components को भाई साहब जो study करे उसको अपन क्या बोलेंगे? Meteorology. This is known as meteorology. ठीक है? Weather forecasts are made based on the study of storms, clouds, rainfall, thunder, lightning, etc. तो वेदर फोरकास्टिंग होती है, आप अगर न्यूज वगैरह फॉलो करते रहेंगे तो जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है, जैसे समझ लो मछुआरों के लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि कहीं कोई समुद्री तूफान तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका लाइफ रिस्क पे हो सकता है। वो बहुत दूर तक जाते हैं अपना मतलब फिशिंग करने के लिए, और अगर कोई समुद्री तूफान के आने की आशंका है, दैट हैज टू बी वेदरली फोरकास्टेड। ठीक है, तो वेदर फोरकास्ट was made on the basis of storms, clouds, ये सब होता है। The World Meteorological Organization was established by the United Nations Organization। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैब्लिश किया था 23 मार्च 1950। वेरियस क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स को पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने के लिए ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, दिस वाज बेसिकली स्टैब्लिश्ड। ओके, plays an important role in food security, water management, transportation and communication। ये सारे कंट्रीज को सुझाव देता है, ये सारे कंट्रीज को भाई साहब बोलता है कि आपका देखो ये वेदर सिचुएशन है, आपकी ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, आप इन क्रॉप्स को उगाइए, ऐसे सजेशंस देता है। फूड सिक्योरिटी मतलब आपका जो फूड है वो कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, किस प्लेस पे आप क्या उगाओ किस टाइम पे, ताकि आपका भाई साहब फूड रिलेटेड कोई क्राइसिस ना हो, आपके पॉपुलेशन को आप मेंटेन कर सको इन टर्म्स ऑफ फूड। ठीक है, और क्या है भाई साहब, वाटर मैनेजमेंट, ये बताता है कि भाई साहब आपके एनुअल रेनफॉल होने की आशंका इतनी है, ठीक है, तो आप इसको कैसे मैनेज करें इस वाटर को। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब में भाई साहब वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि देखो समझ लो ये अगर यहां से मुंबई से कोई फ्लाइट जा रही है अमेरिका तक, ठीक है, और बीच में बहुत समझ लो वेदर का गोलमाल है, तो फ्लाइट को रिस्क है, फ्लाइट के लोगों को रिस्क है, तो ये आपको भाई साहब आगाह कर देगा कि भाई देखिए यहां पे अभी डिस्ट्रप्शन है, फ्लाइट टेक ऑफ मत कीजिए, लेट करवाइए इसको या तो कैंसिल करवाइए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड आर एट रिस्क टू लूज देयर लाइव्स, ऐसा। ठीक है, तो जैसे कोई समुद्र जहाज से जा रहा है भाई साहब, उसमें भी भाई साहब ऐसे अलार्मिंग रिलीज होते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भाई साहब इस पाथ में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो प्लीज अपने वॉयज को टर्न कीजिए, या तो आप किसी पोर्ट में अपने को डॉक कर दीजिए, अभी अभी किसी पोर्ट में रेस्ट कीजिए, जब ये समुद्री तूफान खत्म हो जाए तब आगे बढ़िए, या कोई भाई साहब सुनामी आ रहा है। सो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीजों से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में हमको भाई साहब आगाह करता है, इट बेसिकली अलर्ट्स अस ऑल। ठीक है, 23 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, इसको लिख लीजिए भाई साहब, 23 मार्च को हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व करते हैं।
23rd of March is observed as World Meteorological Day. ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इट वाज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1875 एट शिमला. इसको लिख लीजिए भाई साहब. IMD है, किसी काम का नहीं है, सॉरी ऐसे बोल रहा हूं मैं. ये जो भी भाई साहब बोलते कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, मुंबई में इस बार बोला था कि बरसात ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी कमी होगी. अच्छी भरपूर बरसात हो गई, सारे लेक्स भी भर गए. ठीक है, कभी कभी बोलते हैं भाई साहब अरे बरसात नहीं होगी और उसी दिन ज्यादा बरसात होती है. आपने अक्सर देखा रहेगा, रेड अलर्ट होता है जिस दिन आपके स्कूल में छुट्टी हो जाती है, उसी दिन बरसात नहीं होती है ना. ये रेड अलर्ट कैसे होता है? ये IMD ही बोलता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही बोलता है कि भाई साहब रेड अलर्ट घोषित कर दो, छुट्टियां दे दो, स्कूल बंद करा दो, और उसी दिन बारिश नहीं होती. तो कुछ खास काम का हमारे अभी तक तो आया नहीं है. ठीक है, फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1875 एट शिमला. इट्स हेड ऑफिस इज एट न्यू दिल्ली and its regional offices are at Guwahati, Mumbai, Kolkata, Chennai, Nagpur and New Delhi. ठीक है, prepares, इतना ही लिख लीजिए भाई साहब. 1775 में शिमला में prepares and publishes maps indicating weather predictions twice in every 24 hours. तो आपके सारे एरियाज में 24 घंटों में 2 बार वेदर प्रेडिक्शंस होती हैं. इसको लिख लीजिए, prepares and publishes maps. तो ये भाई साहब मैप प्रिपेयर करता है और पब्लिश करता है 24 घंटे में 2 बार. ठीक है, every 2 times in 24 hours. Predicts regarding calamities. अगर भाई साहब कोई कैलामिटी आने वाली है, कोई, हाँ सुनामी में इसमें काफी इन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले उड़ीसा में एक सुनामी आया था, उसमें बहुत लोग मारे गए थे, करीबन 5000 लोग मारे गए थे. लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आप को करेक्ट किया और उसके बाद भी फिर से सुनामी आया, लेकिन उस सुनामी आने के पहले सारे लोगों को रिलोकेट कर दिया गया था. लगभग उतना ही बड़ा सुनामी आया था, लेकिन जितने भी कोस्टल एरियाज के लोग हैं उन सबको रिलोकेट कर दिया गया था. तो उतनी जानों के लॉसेस को हमने बचा लिया था. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. ठीक है, प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग कैलामिटीज. कैलामिटीज मतलब जैसे सुनामी, सडन वेदर चेंजेस, फ्लड्स, इन सब चीजों से आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मीडिया एंड ऑल सिटीजन्स. सबको भाई साहब ये कम्युनिकेट किया जाता है. ठीक है, ओके. इंडिया has launched several satellites equipped with high class technology. तो बहुत सारे सैटेलाइट्स को इंडिया ने लॉन्च किया है हाई क्लास टेक्नोलॉजी से. ठीक है, ओके. मॉनसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन. मॉनसून मॉडल्स आर प्रोड्यूस्ड, कैन प्रोड्यूस वेरी एक्यूरेट फोरकास्ट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इन इंडिया. फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये कि इस साल का मॉनसून कैसे होने वाला है. ठीक है, ज्यादा कम, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स. मॉनसून मॉड्यूल्स, ठीक है, कैन प्रोड्यूस वेरी एक्यूरेट फोरकास्ट ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इन इंडिया. आफ्टर द फेमिन ऑफ 1877, H.F. Blandford, the founder of IMD, had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in Himalayas as a parameter for its prediction. तो उन्होंने क्या लिखा भाई साहब? फेमिन हुआ था हमारे यहाँ पे 1877 में. फेमिन मतलब सूखा पड़ना. ठीक है, और उस टाइम पे अगर सूखा होता था तो बहुत बड़ी कैलामिटी हो जाती थी. ठीक है, बहुत सारे लाखों लोग इंडिया में मारे गए थे. ठीक है, सबसे ज्यादा बंगाल में मारे गए थे. ठीक है, 1877 में फेमिन हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पे सूखा पड़ा था. ठीक है, तो उस टाइम पे जो H.F. ब्लैंडफोर्ड थे, जो फाउंडर ऑफ IMD थे, IMD मतलब आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने भाई साहब प्रेडिक्शन किया था कि फर्स्ट टाइम इन्होंने हिमालयस के स्नोफॉल को देखकर प्रेडिक्शन किया था कि भाई साहब अभी फेमिन होने वाला है. हिमालयस के स्नोफॉल को देखकर इन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि फेमिन होने वाला है. ठीक है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी वर्क्स टुवर्ड्स डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग वेरियस मॉनसून मॉडल्स. इसको भाई साहब लिख लीजिए. ठीक है, IMD जो है, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी वर्क्स टुवर्ड्स डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग वेरियस मॉनसून मॉडल्स. हमारे लिए जितने भी मॉनसून मॉडल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज इन मॉनसून मॉडल्स पे हमारा एग्रीकल्चर प्राइमरली डिपेंड करता है और भाई साहब हमारा लाइफ भी डिपेंड करता है. ठीक है, ये मॉनसून मॉडल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी वर्क्स टुवर्ड्स डेवलपिंग वेरियस मॉनसून मॉडल्स. ये वेरियस मॉनसून मॉडल्स को डेवलप करने में वर्क करता है. ठीक है, इन 1990s डॉक्टर वसंत राव गोवारीकर, ठीक है, डेवलप्ड अ मॉनसून मॉडल बेस्ड ऑन 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स. तो भाई साहब नैन्सी की भाई साहब ये रिश्तेदार हैं.
ठीक है। इन्होंने 16 वर्ल्ड मिले हो कि नहीं, इनसे नहीं मिले क्या? अरे 16 worldwide climatic parameters. This model was in use from 1990 to 2002. Mathematical dynamic model. This model takes into account the current weather related events and ongoing physical interactions between them. तो ये मैथमेटिकल मॉडल मतलब कैसा है? देखो, अभी जो इवेंट हो रहा है, कम बरसात, ज्यादा सूखा, बेमौसम बरसात, ऐसे सारे चीजों को भाई साहब ये अकाउंट में लेता है, ठीक है। ज्यादा स्नोफॉल हुआ या कम स्नोफॉल हुआ, सूखा पड़ने की टेंडेंसी कितनी है, ठीक है। दिस मॉडल टेक्स इनटू अकाउंट द करंट वेदर, अभी का करंट वेदर एंड ऑनगोइंग फिजिकल इंटरैक्शंस बिटवीन देम। मतलब अभी जितने भी इंटरैक्शंस हो रहे हैं, जैसे आपका मतलब सॉइल इरोजन के साथ आपका भाई साहब वाटर, ये सारे जितने भी आपके क्लाइमेटिक जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, इन सब में मैथमेटिकल मॉडल आता है। यूजिंग सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी द डेटा अबाउट करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स इज मैथमेटिकली एनालाइज्ड। तो आपके जितने भी करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स हैं, इसको मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, राइट? प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 1/2, है ना। वैसे अगर 2 कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन को टॉस किया, तो मैथमेटिकली हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, ठीक है। हम एक ट्रेंड को देखकर बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्लास है और उसमें कुछ टॉपर बच्चे हैं, कुछ आपके मीडियम बच्चे हैं और कुछ पैसा फेल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा आपको मालूम होगा। तो अगर किसी टीचर को बिना टेस्ट लिए स्कोर देना है, तो क्या वो दे सकती है या दे सकता है? दे सकते हैं ना भाई साहब, ठीक है। मालूम है कि ये बच्चे पढ़ लेंगे और इतना स्कोर कर लेंगे, ये बच्चे ये दे सकते हैं। तो ये कैसे टीचर ने डिसीजन लिया? जैसे आपके कोरोना के टाइम पे हुआ था, आपको मार्क्स कहां से मिले? आपको मार्क्स ऐसे तो मिले, है ना, आपके प्रीवियस ट्रेंड पे मिले। तो इसी तरह से हमारे वेदर और क्लाइमेटिक में जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं, उससे हम मैथमेटिकली एनालाइज करके एक जगह का भाई साहब क्लाइमेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये होने वाला है, ठीक है। सो कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं। इस सुपर कंप्यूटर में हम सारे डेटा को फीड करते हैं। भाई साहब आज का ह्यूमिडिटी इतना है, आज का भाई साहब मौसम का ये है, तो आपको भाई साहब ये सुपर कंप्यूटर पूरा बता देगा एनालाइज करके कि क्या वेदर या क्लाइमेटिक पैरामीटर है, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, हॉलिस्टिक मॉडल क्या होता है? प्रेडिक्शंस आर डिक्लेयर्ड एज द कलेक्टिव आउटकम ऑफ वेरियस मॉडल्स। तो बहुत सारे मॉडल्स को भाई साहब ज्वाइन करके हम हॉलिस्टिक मॉडल पे पहुंचते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शंस आर डिक्लेयर्ड एज द कलेक्टिव आउटकम ऑफ वेरियस मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स को ज्वाइन करके, ठीक है। Nowadays, the IMD uses the holistic model to declare predictions, ठीक है। IMD क्या करता है भाई साहब? holistic model को यूज करता है to declare predictions. Statistical model based on comparative analysis of current climatic observations in region with earlier parameters like oceanic temperature, ठीक है। तो holistic model होता क्या है भाई साहब? What is basically holistic model? ठीक है, बहुत सारे को predictions are declared as the collective outcome ऑफ वेरियस मॉडल्स। तो बहुत सारे मॉडल्स को मिलाकर एक कलेक्टिव आउटकम को हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। हमने वेदर के बारे में बहुत सारा डेटा अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके जो हम प्रेडिक्ट करते हैं उसको अपन बोलते हैं हॉलिस्टिक मॉडल, ठीक है। ओके, नाउअडेज द आईएमडी, दैट इज इन आपका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूजेस द हॉलिस्टिक मॉडल टू डिक्लेयर प्रेडिक्शंस। बहुत सारे तमाम इनपुट से, ठीक है। हिमालय में बर्फ कितनी गिरी, ये आपके मॉनसून से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है? ये ऐसे क्लाइमेट रिलेटेड होता है। यहां पे हवा कितनी चली, कितने स्पीड से चली, ये बेसिकली आपके वेस्ट बंगाल के रेनफॉल से रिलेटेड होगा। तो पूरे इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोब में आपके सारी चीजें कनेक्टेड है वेदर और क्लाइमेट में, ठीक है। सो नाउअडेज आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हॉलिस्टिक मॉडल को यूज करता है, ठीक है। ओके, स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होता है? Based on comparative analysis of current climatic observations in region with earlier parameters like oceanic temperature, atmospheric pressure and nature of monsoon for several years. तो ये आपका भाई साहब स्टैटिस्टिकल मॉडल है। मतलब पूरा मैथ्स में आप जाते हैं, मतलब अभी का टेम्परेचर कितना है, अभी का प्रेशर कितना है, अभी का रेनफॉल कितना है कंपेयर टू द अर्लियर्स। तो हम देखेंगे कि कितना चेंज हुआ है, इतने सालों में यहां से यहां तक आया है, तो अगले 5 सालों में यहां से यहां तक जाएगा, अगले 5 सालों में यहां। तो दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल मॉडल, ठीक है। हॉलिस्टिक मॉडल मतलब सारे जगहों से आप इनपुट्स ले रहे हैं। मतलब अगर मेरे को समझ लो आईएमडी मुंबई में लोकेटेड है,
तो मुंबई के वेदर और क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करने के लिए ये भाई साहब हिमालय में स्नोफॉल कितना रहा ये भी अकाउंट में लेगा। ये भाई साहब वेस्ट बंगाल में कितना रेनफॉल हो रहा है उसको भी अकाउंट में लेगा। ठीक है, आपके राजस्थान में टेम्परेचर कितना है उसको भी अकाउंट में लेगा। ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन बटोरेगा। कैसा है देखो, समझ लो यहां का टेम्परेचर इन सारी चीजों से कनेक्टेड है। ठीक है, हिमालय का रेनफॉल, राजस्थान का टेम्परेचर, वेस्ट बंगाल में रेनफॉल, इन सारी चीजों से कनेक्टेड है, इसीलिए अपन इसको होलिस्टिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, इट विल टेक डेटा फ्रॉम ऑल द मॉडल्स। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक मॉडल। क्लियर है भाई साहब? ओके, statistical methods are used to make predictions about the monsoon in present conditions. Okay, चलिए भाई साहब, dash is observed as the world meteorological day 22nd of April, 22nd of March, 23rd of April और 23rd of March. State where the given statement is true or false. In the holistic model, predictions are based upon those parameters used in other models which have the greatest effect on the monsoon. तो आपका ये भाई साहब ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सारे मॉडल से, आपका सिर्फ रेनफॉल का मॉडल नहीं, आपका भाई साहब टेम्परेचर का मॉडल, रेनफॉल का मॉडल और भाई साहब जितने भी आपके चीजें हैं सबको पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाता है। गिव द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन which plays an important role in food security, water management, transportation and communication. क्या था भाई साहब? इंडियन। So this will be the World Meteorological Organization. ठीक है, the World Meteorological Organization. ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, अभी देखो भाई साहब आपका पोल्यूशन जो है, ठीक है, पोल्यूशन इज द डिस्चार्ज। ठीक है, व्हाट इज पोल्यूशन? बेसिकली द डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक और कंटामिनेटिंग सब्सटेंसेज इनटू द सराउंडिंग दैट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट और लाइफ। इसको लिख लीजिए भाई साहब। एडवर्स मतलब क्या होता है? एक हानिकारक इफेक्ट। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक एंड कंटामिनेटिंग सब्सटेंसेस, टॉक्सिक एंड कंटामिनेटिंग सब्सटेंसेस। Pollution is the discharge of toxic or contaminating substance into the surrounding that has an adverse effect on natural environment or life. ठीक है, इसमें हम कोई बेसिकली सॉलिड वेस्ट डाल रहे हैं जिसका पैसा सब पे असर आएगा। Any unwanted solid material and articles generated through daily human activities are known as solid waste. ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो भी है मतलब सॉलिड जिसको अपन बोलते हैं, सॉलिड मटेरियल्स है, आर्टिकल्स है जनरेटेड थ्रू डेली ह्यूमन एक्टिविटीज, डेली ह्यूमन एक्टिविटीज से जो जनरेट हो रहा हो इसको अपन सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। दिस इज नोन एज सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो आपका देखो डोमेस्टिक वेस्ट क्या क्या है? वेस्ट फूड, ठीक है, पेपर, प्लास्टिक बैग्स, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट स्किन्स, ग्लास एंड शीट, मेटल आर्टिकल्स एक्सेट्रा, ये सारे भाई साहब आपके सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, जैसे अगर आपका कोई फर्नीचर खराब हो गया आप उसको फेंक देते हैं, वो क्या हो गया? सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ग्लास एंड शीट, मेटल पार्टिकल्स, इन सबको लिख लीजिए भाई साहब, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। ये आपका डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, मतलब आपके घरों से जो कचरा निकलता है।
ठीक है, ओके। इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका क्या क्या हो गया भाई साहब? केमिकल्स, पिगमेंट्स, स्लज, एश, मेटल्स एक्सेट्रा। तो जितने भी केमिकल्स डिस्चार्ज होते हैं इंडस्ट्रीज से, ठीक है, केमिकल्स, पिगमेंट्स, जो कलर्स हम यूज करते हैं, दीज आर बेसिकली पिगमेंट्स। स्लज, स्लज भाई साहब आपका कचरा होता है जो आप मतलब वॉशिंग, किसी चीज को वॉश करने के बाद जो इकट्ठा होता है। एश, मेटल्स एक्सेट्रा, ये आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए। दीज आर डोमेस्टिक वेस्ट, दीज आर इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। ये सब जब हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करते हैं या सॉइल में डिस्चार्ज करते हैं तो वहां पे कंटैमिनेशन होता है, पोल्यूशन होता है। हजार्डस वेस्ट क्या होता है? जो बहुत डेंजरस हो, ठीक है। केमिकल्स जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ये हजार्डस है। ये मतलब आपको बहुत बड़े बड़े हानिकारक और बहुत मतलब डेंजरस बीमारी से इंसान शिकार हो सकता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, इन्फेक्शियस मटेरियल्स, जैसे भाई साहब आपके हॉस्पिटल से कंटैमिनेटेड जो आपके मेडिसिन हैं या सिरिंजेस हैं या आपका बैंडेजेस हैं, इनको अगर हम बेकार तरीके से डिस्पोज करेंगे सो दैट विल बी नोन एज हजार्डस वेस्ट, ठीक है, जिससे डिजीजेस हो सकते हैं और डेथ भी हो सकता है। क्या हो गया? डन डन डन। डन डन डन, ओके। Farm garden waste, leaves, flowers, branches of trees, crop residues like straw, animal urine, dung, pesticides, remains of various chemicals and fertilizers. तो ये आपके फार्म वेस्ट हैं। ये भाई साहब जो फार्म वेस्ट होते हैं, जैसे आपका घास फूस हो गया, लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ये भाई साहब आप कहीं ये डिकम्पोजेबल हैं, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली फार्म और गार्डन वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज की तारीख में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। आपके घर में अगर आप नहीं करके देखेंगे 7-8 ऐसे मोबाइल निकल आएंगे जो अभी किसी काम के नहीं रहे। ऑब्वियसली भाई साहब मोबाइल कंपनीज अपने आप को अपग्रेड करती रहती हैं और लोग नए नए मोबाइल्स लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा वेस्ट है जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। नॉन फंक्शनल टीवी सेट्स, सेल फोन्स, म्यूजिक सिस्टम्स, कंप्यूटर्स एंड देयर पार्ट्स, ये आपका भाई साहब एक बहुत बड़ा वेस्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट, बैंडेजेस, ड्रेसिंग्स, ग्लव्स, नीडल्स, सलाइन बॉटल्स, medicines, medicine bottles, test tubes, body parts, blood from clinics, hospitals, blood banks and labs, ये सारा भाई साहब आपका बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है। इसको अगर हमने केयरफुली डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो इट कैन बी अ कॉज ऑफ वेरियस सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है, ओके। अर्बन वेस्ट भाई साहब जो शहर का वेस्ट है, वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स, कैरी बैग्स, glass, metal pieces, rods, threads, rubber, paper, cans from shops, vegetable at meat markets, construction waste, ये सब आपका भाई साहब अर्बन वेस्ट हो गया। अर्बन मतलब शहरों में ये वेस्ट प्राइमरीली पाया जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये आपका भाई साहब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से जनरेट होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं और उससे काफी सारी एनर्जी निकलती है, ये आपका बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लाइक स्ट्रोंटियम 10, cerium 141, barium 140 and heavy water etc. generated from atomic energy plants, uranium mines, atomic research centers, nuclear weapons testing sites etc. ये आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ठीक है। माइनिंग वेस्ट, अभी आप कहीं से अगर मटेरियल्स को निकाल रहे हैं, आयरन वगैरह को निकाल रहे हैं, तो रिमेन्स ऑफ हेवी मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, कैडमियम एक्सेट्रा फ्रॉम माइंस। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? जितना भी आपका भाई साहब एनिमल और प्लांट मैटर होता है वो सब के सब बायोडिग्रेडेबल है। कोई एनिमल अगर मर गया है तो वो भी बायोडिग्रेडेबल होगा, कोई प्लांट्स है, फ्रूट्स के पार्ट्स हैं,
प्लांट का जितना भी पार्ट है वो सब आपका बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द टाइप ऑफ वेस्ट विच इज इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, इंक्लूड्स किचन वेस्ट, एश, सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और क्या इंक्लूड करता है? मेनली ऑफ ऑर्गेनिक टाइप विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। ठीक है, आप इसको भाई साहब क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो नोन एज वेट गार्बेज। इसको भाई साहब लिख लीजिए, सूखा कचरा, गीला कचरा जो हम बोलते हैं, तो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज। गीला कचरा मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड करता है? किचन वेस्ट, एश, सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इनको इंक्लूड करेगा। जिसको हम आसानी से माइक्रोब से डिग्रेड कर पाए उसको अपन बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट विच कैन बी इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Biodegradable waste is a type of waste which is easily degraded by microbes. Includes kitchen waste, ash, soil, dung, parts of the plants, etc. This waste is mainly of organic type and is called wet solid waste or wet garbage. Non-biodegradable waste, भाई साहब ये क्या हो जाएगा? Type of waste which is not easily degraded because it requires a very long period of time and the use of various techniques. Includes plastic, metal and other similar materials, also called dry waste or dry garbage. इसको अपन भाई साहब सूखा कचरा बोलते हैं। आप देखोगे भाई साहब गीला कचरा और सूखा कचरा का आयोजन किया गया है ना? एक भाई साहब आपका जो गार्बेज बिन होता है उसमें गीला कचरा डालिए और सूखा कचरा। गीला कचरा मतलब गीला है ऐसा नहीं, गीला कचरा मतलब होता है जिसको माइक्रोब्स डिग्रेड कर सकते हैं। ऑल एनिमल एंड प्लांट मैटर इंक्लूडिंग सड़ा हुआ खाना भी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, और जितना भी आपका भाई साहब प्लास्टिक वगैरह ये सब, ये आपके भाई साहब ड्राई सॉलिड वेस्ट है या ड्राई गार्बेज है। इंक्लूड्स प्लास्टिक, मेटल एंड सिमिलर मटेरियल्स। चलिए इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। डन। चलिए, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो क्या क्या है भाई साहब? इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, आपके बायोडाइवर्सिटी को ये इंपैक्ट करता है। कचरा अगर जमा होगा सॉलिड वेस्ट, इससे सारे प्राणियों को भाई साहब तकलीफ होगी। ठीक है, कुत्ते बिल्ली से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स को। सो बायोडाइवर्सिटी आपका इंपैक्ट होता है। ठीक है, बैड ओडर ऑफ वेस्ट, एक स्मेल आता है जिससे सब लोग इंपैक्ट होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, जहरीले गैसेस प्रोड्यूस होते हैं अगर हम ठीक से इसको डिस्पोज ना करें। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, तो आपके आजू बाजू जो नेचर होता है वो भाई साहब डिग्रेड होता है। आप लोग अगर सीरीज देखते हैं, चाहे नेटफ्लिक्स में देखें चाहे भाई साहब अमेजन में देखें, अगर फॉरेन कंट्रीज के सीरीज आप देखेंगे तो आप देखते हैं उनके रास्ते वगैरह कितने क्लीन रहते हैं, और इंडिया पे बनी हुई कोई सीरीज रहेगी तो एकदम झोपड़पट्टी गंदा होना ऐसा रहेगा, है ना? क्योंकि हम अपने आप को ऐसे ही मैनेज करते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को भाई साहब चीख चीख के ये बोलना पड़े कि भाई स्वच्छता बनाए रखिए, तो ये हमारी सबसे बड़ी हार है। प्राइम मिनिस्टर को तो डेवलपमेंट की बातें करनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट तो हम तब करें ना जब हम भाई साहब सोच और आपके भाई साहब चीजों को ठीक से रखें। ठीक है, विच वी डोंट हैव एनी आइडिया ऑन। ओके, सो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। मेरी सिस्टर यूएस में थी कुछ सालों के लिए, तो एक बार आप सोचिए नेचुरल ब्यूटी का कॉन्सेप्ट कैसा है वहां पे। ठीक है, तो मतलब एक बार मेरे सिस्टर के जो इन लॉज थे वो वहां पे गए, मतलब सास ससुर वहां पे गए, यहाँ पे इंडिया में रहते लेकिन वहां पे गए। तो हम इंडियंस जब भी बाहर से आते हैं तो हमारा पहला कार्यक्रम होता है बाथरूम में जाकर कपड़ों को धोना। ठीक है, इनके सास ससुर ने भी वही किया, कपड़ों को धोया और भाई साहब टांग दिया। ठीक है, बालकनी में टांग दिया। अगले 1 घंटे में भाई साहब इनको नोटिस आ गया, $100 का फाइन लगा था, और नोटिस आ गया कि अगर आपकी ऐसी हरकत फिर से नोटिस हुई तो हम आपको बोलेंगे कि ये सोसाइटी या ये कॉम्प्लेक्स छोड़ के चले जाइए। कैसे, मतलब वहां पे ऐसे सोसाइटी नहीं था, ऐसे भाई साहब ऐसे आपके भाई साहब हाउसेस थे, और उनके हिसाब से जब आप ऐसे कपड़ों को टंगाते हैं तो वो सीन को खराब करता है। समझ में आ रहा है? इट बेसिकली डिस्ट्रॉयज द एस्थेटिकल ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। उनका आप समझिए कि उनका कॉन्सेप्ट कितना हाई है। ठीक है, हम तो भाई साहब कपड़े टंगाना तो छोड़ दो भाई साहब, रास्ता हमारे पापा का है भाई साहब, थूको
डैश करो, कुछ भी करो, वैसा कर रहे हैं वैसा, ठीक है। थोड़ा सा आप देखोगे कामोटे में थोड़ा सा भी अगर एरिया आपको खाली दिखेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ सबको करना है। सब जाके या तो कचरा डंपिंग करेंगे, या तो भाई साहब उसको साफ सफाई करके भाई साहब एक दुकान लगा देंगे, कबाड़ी वाले लगा देंगे, क्या कर रहे हैं पता नहीं, कुछ मतलब खाली चीज हमको नहीं दिखनी है। वी विल हैव टू यूटिलाइज एवरी आउंस ऑफ स्पेस दैट वी गेट, ठीक है। सो कितना ही हो रहा है मतलब, कोई भी ऐसा आपको दिखेगा कि हाँ चलो ये पार्क की तरह बड़ा मस्त पार्क जो नहीं बना है, ऐसी अगर खाली ग्राउंड आपको भाई साहब बिना कचरे के दिखेगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज आवर सेंटिमेंट। एयर पोल्यूशन कॉज करता है भाई साहब, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, सॉइल पोल्यूशन, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस, ऑब्वियसली सारी चीजें हो जाती हैं भाई साहब हार्मफुल इफेक्ट्स। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट is the process of controlled generation, proper collection, transportation, treatment and disposal of solid waste। इसको लिख लीजिए भाई साहब। तो पहली बात तो आपका कंट्रोल्ड जनरेशन, ठीक है, मतलब सॉलिड वेस्ट को हम बहुत कंट्रोल तरीके से जनरेट करेंगे। फालतू का सॉलिड वेस्ट हमको नहीं जनरेट करना है, ठीक है। जिन चीजों को हम व्यवहार ना करने से भी हमारा जीवन चल जाए वैसे हम चलाएंगे। प्रॉपर कलेक्शन, इसीलिए आप देखोगे भाई साहब सिडको से या बीएमसी से रोज रेगुलर कलेक्शन हो रहा है भाई साहब गार्बेज का। ट्रांसपोर्टेशन, इसको भाई साहब उठाकर कहीं और फेंका जाता है, ठीक है। और क्या है भाई साहब, ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, और डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। इट इज नेसेसरी टू मैनेज सॉलिड वेस्ट फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। आपके सॉलिड वेस्ट से फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है। ह्यूमन वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, या आपके जितने भी सब्जी के छिलके हो गए, या भाई साहब जो आप नहीं खाते हैं, प्लांट वेस्ट हो गया, इन सब से आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को अपन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं, ठीक है। गोबर हो गया, ठीक है, ये सारे से। टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, टू इंप्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस, ठीक है। साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट, सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। तो पहले तो भाई साहब सूखा कचरा और गीला कचरा को सेपरेट कर लो, एक साथ सब डिस्पोज करोगे तो मामला बनेगा नहीं। तो सूखा कचरा कौन है, जिसको आप बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और गीला कचरा कौन है, जो बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम बायोडिग्रेडेबल चीजों को जमीन में छोड़ते हैं तो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। सेपरेशन, फिर आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसको अपन बोलते हैं इंसिनरेशन। आपके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, वहां पे जितने भी आपके यूज्ड कॉटन है या आपके सिरिंजेस हैं, ये सारी चीजों को भाई साहब एक चेंबर में डाला जाता है, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उस सबको राख बना देता है। इसको अपन बोलते हैं इंसिनरेशन। ऐसे चेंबर्स होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है क्योंकि इसको बाहर फेंकेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डिजीजेस फैलेंगी इससे, ठीक है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंसिनरेशन। पायरोलिसिस, एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो आपका भाई साहब बायोगैस होता है, गांव खेड़ों में गोबर वगैरह से और आपका प्लांट वेस्ट से आप बायोगैस बनाते हैं। इस बायोगैस को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडफिल मेथड, तो लैंड में हम इस सॉलिड को डाल देते हैं और उसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं, ठीक है। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग मतलब क्या होता है, आप एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदिए, उसमें सारे आप ऐसे वेस्ट डाल दीजिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। कुछ दिनों बाद वो भाई साहब आपका क्या बन जाएगा, इट विल एक्चुअली बिकम अ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन जाएगा, कंपोस्टिंग बोलेंगे। सेफ लैंडफिल साइट्स, ऐसे जगहों पे लैंडफिलिंग होती है, ऐसे जगहों पे कचरों की डंपिंग होती है जिससे हमारा ग्राउंड वाटर इंपैक्ट ना हो, तो इनको अपन सेफ लैंडफिल साइट्स बोलते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग, अभी वर्म्स को अगर आप डाल दें, समझ लो एक आपने गड्ढा खोदा, उसमें आपने सारा जो है ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, आपको समझ लो 1 महीना लगेगा पूरा फर्टिलाइजर बनने में, उसमें अगर आपने वर्म्स डाल दिए तो आपका भाई साहब वही काम 10 दिन में हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्म्स मतलब अर्थ वर्म्स, वो और जल्दी इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, दे विल इंक्रीज द स्पीड। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रीयूज, ठीक है। तो रीयूज ऑल द मटेरियल्स दैट वर प्रीवियसली फॉर सम अदर पर्पसेस। तो ये आपका पहला प्रिंसिपल है, रीयूज, ठीक है। क्या आप रीयूज कर सकते हैं, जैसे आपने अगर कोई पेन लिया, आपने देखो यूज एंड थ्रो पेन देखा रहेगा, ठीक है। एक होता है मतलब यूज क्या फेंक दिया, इससे अच्छा है आप भाई साहब रीयूज वाले पेन्स खरीदो, मतलब जिसको आप फिर से रिफिल डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रीयूज, ठीक है। इससे अपना वेस्ट कम जनरेट होगा। यूज एंड थ्रो वाले पेन्स आपने यूज किया, थ्रो कर दिया, वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अगर आप भाई साहब रिफिल डालने वाले पेन्स खरीदोगे तो आपको वो थ्रो मतलब आपका कचरा कम होगा, ठीक है। ओके,
रीयूज द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड थर्मोकोल। ठीक है, प्लास्टिक और थर्मोकोल को हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग द सॉलिड वेस्ट सच एज पेपर, ग्लास, मेटल सो दैट यूजफुल आर्टिकल्स कैन बी मेड फ्रॉम देम। मतलब देखो, जैसे आपका जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, सीबीएसई में चलती हैं, वो आपके रिसाइकल्ड पेपर से बनी होती हैं। न्यूज़पेपर आपका रिसाइकल्ड पेपर से बना होता है। ठीक है, आप अगर बाहर की कंट्रीज में जाएंगे ना, तो आपको मतलब कैसा सिस्टम है, जैसे समझ लो तुम 9th में हो। ठीक है, तुमको स्कूल की फीस नहीं भरनी पड़ती है, तुम्हारे टैक्स से कटता है वो। अभी तुम 9th में हो, तुम चले गए 10th में, अगला बैच जो आएगा ना, उनको नई किताबें नहीं मिलेंगी, ये जो इन्होंने पढ़ी हुई है वही किताबें इनको मिलेंगी। ऐसा है, वहां पे किताबों की प्रिंटिंग नहीं होती है। क्यों वेस्ट करें हम? वाई टू कट ट्रीज एंड वेस्ट पेपर? ऐसा चलता रहता है बस। दिस इज हाउ इट गोस। ठीक है, ओके। तो इसको अपन रिसाइकलिंग ग्लास, मेटल एक्सेट्रा सो दैट यूजफुल आर्टिकल्स कैन बी मेड। रीथिंक अबाउट अवर हैबिट्स, एक्टिविटीज एंड द वे इन विच। आपको मैं एक सिंपल एक्टिविटी दे दूं, आप घर में जाइए और सारी चीजों को ध्यान से देखिए, एक कमरे में ही चीजों को देख लीजिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, हर घर की बात है ये, कि हर कमरे में कम से कम 80% चीजें ऐसी होंगी जिनको आप यूज करते ही नहीं है। शायद 2-3 सालों में आपने उसको छुआ तक नहीं है, ऐसी भरी पड़ी रहेंगी, फिर भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा भाई साहब, अच्छा ये दिख गया ये ले लो, ये दिख गया ये ले लो, ये दिख गया ये ले लो। जब तक जेब गर्म है तब तक भाई साहब हम चीजों को बटोरते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आप रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें आप यूज करते हो उसकी संख्या बहुत कम है। जापान में एक अप्रोच है जिसको मिनिमलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। उनका अगर आप सीरियल्स भी देखोगे, जैसे डोरेमोन वगैरह आप अगर देखोगे, उनके घर का देखा है आपने स्ट्रक्चर साइज कैसा होता है। वो जितनी चीजों को यूज करते हैं उतनी को ही रखते हैं, बाकी की चीजें हम बटोरते ही नहीं है वो। ठीक है, हमको लगता है हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और ठूस के भरे पड़े और लिए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो रीथिंक, ये बहुत जरूरी है कि आप इसको रीथिंक कीजिए। कितनी चीजें आपकी जरूरत है आपके लाइफ के लिए, उन्हीं को लीजिए। एक्टिविटीज एंड द वे इन विच वी यूज डिफरेंट रिसोर्सेज। रिड्यूस द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अवॉइड देयर वेस्टेज। भाई साहब ये अपना निशुक है, ये क्या करता है मालूम है क्या? रोज सुबह उठ के भाई साहब ब्रश कर रहा है, पानी चालू है, 2 घंटे तक भाई साहब ब्रश कर रहा है, पानी चालू है। दिस इज बैड यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आपका भाई साहब कमरे में कोई नहीं है, लाइट पंखा चालू है, बाथरूम से आप निकल आए भाई साहब लाइट चालू है। ये सब हरकतें जब आप करते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कितना ही चला गया, ऐसा आप पूछ रहे होंगे। लेकिन ये कितना कितना करते करते अगर सब लोग ऐसा ही करने लगे तो एक बहुत बड़े पैमाने पे आपका रिसोर्सेस का वेस्ट हो रहा है। अब मैं कितनी बार देखता हूं यहाँ पे भाई साहब लोग गाड़ियों से जा रहे हैं, ओके गाड़ी खड़ी कर दी है, मतलब ऐसे गाड़ी स्टार्ट है और बातें कर रहे हैं भाई साहब। और तुम्हारे घर में क्या बना? खिचड़ी, मेरे घर में पापड़, इधर भाई साहब पेट्रोल चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सिग्नल्स में देखोगे तो 180 सेकंड का सिग्नल होता है, लोग भाई साहब चालू ही रखते हैं उसको। अरे बंद कर दो ना यार, स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है? ये 3 मिनट का जो आपका पेट्रोल जला, इससे किसी को कोई फायदा तो हुआ नहीं, पोल्यूशन उल्टा गया, आपका पेट्रोल भी जला। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन वेरी रैशनली थिंक, अप्लाई एंड अप्रोच एज वेल। ठीक है, reduce the stress of resources to avoid their wastage. This can be done by using the articles again and avoiding the use and throw type of article. जैसे मैंने आपको बोला, यूज एंड थ्रो वाले पेन्स मत खरीदे। छोटे छोटे चीजें आप देख लीजिए, जितनी भी यूज एंड थ्रो वाले आर्टिकल्स होंगे, जैसे आपके शेवर्स आते हैं वो भी यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। ये भाई साहब आपको लगता होगा अरे सस्ता है, अच्छा है, लेकिन ये कितना ही वेस्ट जनरेट करता होगा। ठीक है, रिसर्च ऑन द रीयूज ऑफ मटेरियल्स दैट आर टेम्पररी आउट ऑफ यूज। तो आप तो आज की तारीख में भाई साहब आप देख सकते हैं कि काफी सारा रिसर्च मटेरियल फ्रीली यूट्यूब और अदर सोशल साइट्स पे अवेलेबल है, तो आप उसको देखिए कि कैसे आप जो चीजों को आप यूज कर सकते हैं उसका फिर से यूज हो सके। ठीक है, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, फॉलोइंग द लॉज एंड रूल्स अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू पब्लिक अबाउट द सेम। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज डोमेस्टिक वेस्ट, म्यूजिक सिस्टम, लेड, वेस्ट फूड, पिगमेंट्स। वेस्ट फूड, ठीक है, ओके, ये बाकी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड द सीरियस फ्लड कैलामिटी। मुंबई में भाई साहब एक बार बारिश हुई थी और मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, इतना पानी भर गया था। ठीक है, एक मतलब कुछ 4-5 घंटे की बारिश हुई थी, और वो बारिश में क्या हुआ था, वाटर का क्लॉगिंग हो गया था, क्योंकि हम प्लास्टिक्स यूज कर रहे थे और ये प्लास्टिक्स जो है तो हम ड्रेन में डिस्पोज करते थे और भाई साहब ड्रेन में चोकअप होता था और इससे पानी भर गया था। तो दिस वाज ट्रू।
तभी से तो ये कार्यक्रम चल रहा है कि आप वाटर को भाई साहब आप प्लास्टिक्स को डिस्पोज करो। The 3R mantra which one must follow to help in waste management is reduce, reuse and recycle. ठीक है, ओके। नेम द टाइप ऑफ वेस्ट विच इज इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, तो आपका क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ओके। नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। ठीक है, हाई टेम्परेचर्स में वेस्ट को बर्न करते हैं। नेम द ऑड वन आउट, एश, प्लास्टिक, डंग, पेपर। ठीक है, प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एश, डंग, पेपर ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ओके। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट व्हाइल द अदर्स आर बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक इज टू डोमेस्टिक वेस्ट एज नीडल्स इज टू बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, सो बायोमेडिकल वेस्ट हो जाएगा। नेम द फॉलोइंग हजार्डस वेस्ट, मतलब जो आपके लिए बहुत डेंजरस हो, इन्फेक्शियस, पेस्टिसाइड्स, कंप्यूटर्स, कैरी बैग्स, अर्बन वेस्ट, क्या क्या हो जाएंगे बोलो। ठीक है, तो आपका देखो हजार्डस वेस्ट क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस मटेरियल, आपके हॉस्पिटल से या क्लिनिक से जो ब्लड है, ब्लड के सैंपल्स हैं, या भाई साहब आपके कॉटन है, बैंडेजेस हैं, ये सब आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, सबके लिए ही। ठीक है, अर्बन वेस्ट भाई साहब क्या हो जाएगा, कैरी बैग्स इज वन ऑफ द अर्बन वेस्ट। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इज द एक्शन इंप्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोई भी डिजास्टर अगर होता है, फ्लड्स हो गए, भाई साहब लिखेंगे नहीं, है ना, नवाब हैं एकदम से। प्रिवेंशन ऑफ लॉस एंड डेंजर, इंप्रूविंग टॉलरेंस, प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर। फ्लड्स हो गया भाई साहब, बहुत ज्यादा रेन हो गए, तो ये सब डिजास्टर्स हैं, इनसे हम कैसे निपटें। ठीक है, प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर, इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन, तो डिजास्टर सिचुएशन में कैसे हम इमीडिएट एक्शन ले। assessment of damages and intensity of the disaster, arranging for rescue work and help। रेस्क्यू वर्क में मतलब आपका जो एक डिजास्टर हुआ, जैसे अभी आपने देखा वायनाड एक जगह है जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की जानें गई, वाई, बिकॉज देयर वाज अ फ्लड सिचुएशन, लैंडस्लाइड हुआ था। ठीक है, तो उसमें कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाए। ठीक है, रिहैबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग, फर्स्ट एड टू बी प्रोवाइडेड टू द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, तो पहले तो आपको भाई साहब फर्स्ट एड प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। इफ द विक्टिम हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर किसी को विक्टिम को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, द हेड शुड बी हेल्ड इन अ बैकवर्ड स्लोपिंग पोजिशन, हेड को ऐसे भाई साहब ऐसे रखना है, मतलब आपने पूरे बॉडी को ऐसे सुला के रखा है तो हेड ऐसे रहेगा, बैकवर्ड स्लोपिंग पोजिशन, और द चिन शुड बी रेज्ड, इसको भाई साहब रेज करना है। ठीक है, सो दैट द रेस्पिरेटरी पैसेज रिमेन्स ओपन, ये आपका फर्स्ट एड प्रोसीजर है। ब्रीदिंग, इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, उसमें सांस छोड़ना है। ठीक है, बाय माउथ टू माउथ रिसर्सिएशन, दिस इज डन बाय रेस्क्यूअर बाय प्रेसिंग हिज टू हर माउथ अगेंस्ट दैट ऑफ द विक्टिम एंड ब्लोइंग एयर इनटू द पर्सन्स लेग, जोर से मतलब एयर ब्लो करना है अगर किसी का ब्रीदिंग स्टॉप हो गया है, क्योंकि अगर उसका ब्रीदिंग और 1 मिनट तक भी स्टॉप रहा तो उसकी जान को खतरा है। ठीक है, तो पहले तो हमको यह देखना है कि उसका ब्रीदिंग चालू रहे, बाकी की चीजें हम बाद में निपट लेंगे। ठीक है, सर्कुलेशन, इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस देन गिव माउथ टू माउथ रिसर्सिएशन ट्वाइस, द हार्ट शुड बी प्रेस डाउन, कभी कभी आपका हार्ट जो है वो चल नहीं रहा है तो बहुत जोर से हार्ट के ऊपर हाथ रख के ऐसे प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, इसको अपन फिर हार्ट चलने लगे। If the victim is unconscious, then after giving mouth-to-mouth resuscitation twice, the heart should be pressed down hard by pressing the chest with both the palms. The two actions should be repeated alternatively about 15 times. ऐसे 15-20 बार आपको करना पड़ेगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियो पुल्मिनरी रिसर्सिएशन। अभी कार्डियो मतलब हार्ट, पुल्मिनरी मतलब लंग्स, जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग किया गया है वो आपके लंग्स की वजह से किया गया है, और जो हार्ट में प्रेस किया गया है वो कार्डियो है। तो कार्डियो पुल्मिनरी रिसर्सिएशन, इसको सीपीआर टेक्निक बोलते हैं। ये फर्स्ट एड के लिए बहुत जरूरी है। किसी विक्टिम का अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो गया है और हार्ट बीट भी स्टॉप हो गया है तो आपको दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू बेसिकली प्रेस द हार्ट, एक बहुत जोरों से इसको प्रेस करना है, फिर माउथ टू माउथ उसको भाई साहब एयर ब्लो करना है, और ये रिपीटेडली करना है, दिस हैज टू बी रिपीटेड, और इसके लिए कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू कैन इजिली डू इट।
ब्लीडिंग, इफ द विक्टिम इज इंजर्ड एंड द ब्लीडिंग थ्रू द वूंड शुड बी कवर्ड विद एन एंटीसेप्टिक पैड। तो कोई भी ब्लीडिंग हो रही है भाई साहब, तो उसको भाई साहब कवर कीजिए एंटीसेप्टिक पैड, एंड प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन इट फॉर अबाउट 5 मिनट्स। तो उस पर वैसे प्रेशर अप्लाई करके रखिए ताकि भाई साहब ब्लड फ्लो ज्यादा ना हो। अभी उसके बाद हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। फ्रैक्चर एंड इंपैक्ट, अगर फ्रैक्चर हुआ है, इफ एनी बोन इज फ्रैक्चर्ड इट इज एसेंशियल दैट द फ्रैक्चर्ड पार्ट बी इमोबिलाइज्ड। कोई गिर गया है भाई साहब, उसके टांगों में भाई साहब फ्रैक्चर हुआ है, ऊपर से तो नहीं दिख रहा है, चलना चलना ऐसे नहीं करना है भाई साहब उसको, ठीक है। उसके इस पूरे पैर को या हाथ को इमोबिलाइज करना है। आपने देखा रहेगा जब प्लास्टर करते हैं तो करते क्या हो, प्लास्टर हम इसलिए करते हैं ताकि उसको इमोबिलाइज कर दें। जब प्लास्टर होता है तो वो हड्डी इमोबिलाइज हो जाती है, मतलब ना मूव हो, ताकि उसको हीलिंग के लिए टाइम मिले, ठीक है। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी अवेलेबल वुडन रॉड्स और बैटन्स और रूलर्स। तो समझ लो मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हुआ है, तो आप पहले क्या करेंगे, इसको भाई साहब एक वुडन रॉड से ऐसे बांध देंगे। उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाकर उसका भाई साहब एक्सरे वगैरह करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द बैक और वर्टिबल कॉलम द पेशेंट शुड बी केप्ट इमोबाइल ऑन अ फर्म स्ट्रेचर। अगर भाई साहब ये इंपैक्ट हुआ है रीढ़ की हड्डी, तो उसको भाई साहब ऐसे लिटा के रखना है और स्ट्रेचर से उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाना है, ठीक है। Burns, if the victim has burn injuries, it is beneficial to hold the injured part under clean and cold flowing water for at least 10 minutes. तो सीधा सीधा भाई साहब पानी के नीचे रखिए, ठीक है। बर्नॉल वगैरह बाद में लगा लीजिएगा, पहले पानी के नीचे रखिए उसको, ठीक है। कोई भी अगर बर्न इंजरी हुई है, इफ द विक्टिम हैज इंजरीज लाइक स्प्रेन्स, ट्विस्टिंग, ठीक है, कंट्यूजन, राइस रेमेडी शुड बी अप्लाइड। राइस मतलब रेस्ट, ठीक है। देन वी हैव बेसिकली आइस अप्लाई कीजिए, कंप्रेशन बांध दीजिए और इसको एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड राइस मेथड। मतलब अगर आपका समझ लो मोच आ गया है, ठीक है, ट्विस्टिंग हुई है, आर्म ट्विस्टिंग हो गया है, मोच आ गया है, तो राइस मतलब पहले तो रेस्ट पे रखिए उसको, विक्टिम को, उसके बाद उसके ऊपर आइस बैग्स डालिए, उसके बाद उसका पट्टी कर दीजिए वैसे वैसे, और उसके बाद एलिवेटेड मतलब बिस्तर पे एक कुशन रख के उसके ऊपर पैर को रखिए। दिस इज कॉल्ड राइस, ठीक है, ओके। Rest, allow the victim to stay in a relaxed position. Apply an ice pack to the injured part. Compression. After applying the ice pack, massage the injured part gently. Elevate. Keep the injured part raised or an elevated position. Methods used to carry or transport the injured patient. एक क्रैडल मेथड होता है, मतलब ऐसे करके लेकर जाओ भाई साहब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रैडल मेथड, यूजफुल फॉर कैरिंग चिल्ड्रन एंड अंडरवेट विक्टिम्स। तो छोटे छोटे विक्टिम्स होते हैं उनको भाई साहब ऐसे हाथ में लेकर जा सकते हैं। जो बच्चे होते हैं अगर वो गिर गए हैं तो आप उसको घसीटते हुए थोड़े लेकर जाएंगे, उसको आप ऐसे उठाकर लेकर जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रैडल मेथड, ठीक है। कैरिंग पिगी बैक, आप ऐसे भाई साहब पिगी बैक, आप किसी बड़े इंसान को अगर आपको लेकर जाना है, ठीक है, जो इंजर्ड हुआ है, दिस इज कॉल्ड कैरिंग पिगी बैक, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट। ह्यूमन क्रच मेथड, ह्यूमन क्रच मेथड मतलब इस तरीके का होता है। देखो एक तो हो गया भाई साहब आपका ब्रोकन लेग है, तो आप भाई साहब ऐसे क्रचेस से जाते हैं, ठीक है। हेल्पफुल फॉर सपोर्टिंग अ पेशेंट अगर वन लेग है। पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड, यूजफुल फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट को भाई साहब हम इस तरह से लेकर जाते हैं। दीज आर ऑल डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स। टू हैंड चेयर मेथड, आप भाई साहब ऐसे चेयर बनाते हैं, जैसे समझ लो ये इनका हाथ है, ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे और मैं ऐसे, ठीक है, पेशेंट को इसके अंदर डालेंगे, समझ में आ रहा है ये ऐसे, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल बी। तो आपका टू हैंड चेयर मेथड होता है ये, ठीक है। फोर हैंड चेयर मेथड होता है, ओके। स्ट्रेचर, यूजफुल फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस और अ वेरी बैडली इंजर्ड पर्सन। वन कैन यूज, आपने देखा रहेगा कभी कभी स्पोर्ट्स में भी काफी लोग इंजर्ड हो जाते हैं तो उनको स्ट्रेचर से ले जाया जाता है, ठीक है, ओके। फॉर इंजरीज लाइक स्प्रेन्स, ट्विस्टिंग एंड कंट्यूजन कौन सा मेथड होता है भाई साहब? राइस मेथड होता है। आइस पैक इसमें अप्लाई होता है, सेकेंड स्टेप ही आपका आइस पैक, ठीक है। An acronym ABC used during first aid procedure stands for airway, breathing and circulation. और ये आप कैसे इंश्योर करते हैं? CPR से, ठीक है। एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो पहले तो भाई साहब जो इंजर्ड हुआ है उसको आपको ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है, उसका चिन ऊपर करना है, मतलब उसको लेटा कर इसका चिन ऊपर कर दीजिए। फिर अगर वो ब्रीद नहीं कर रहा है तो उसको माउथ टू माउथ आपको एयर देना पड़ेगा और उसके हार्ट पे बहुत जोर से पंपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो टिल द नॉर्मल ब्रीदिंग इज रिस्टोर्ड। अगर बॉडी से खून भी निकल रहा होगा ना, इंजर्ड भी हुआ रहेगा, पहले आपको ये करना है फर्स्ट एड, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपको नॉर्मल ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को रेस्टोर करना पड़ेगा, हार्ट बीट और ब्रीदिंग ये आपको रेस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। नेम अ प्रोबेबल अप्लायंस दैट कैन बी इजिली कैरिड एनीवेयर एंड इज यूज्ड टू पुट आउट अ फायर। ये क्या होता है भाई साहब? आपका फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ओके। In case of injuries like sprains or contusion, what does the acronym RISE stand for? तो rest, ice pack और
कंप्रेशन एंड एलिवेशन, वेरी गुड, ठीक है। कंप्लीट द एनालॉजी, ब्रीदिंग इज टू दैश एज सर्कुलेशन इज टू कार्डियोपुल्मोनरी रिसर्सिएशन। ब्रीदिंग आपका क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, आपको अलग से एयर देना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है, ब्रीदिंग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। मैनेज द फॉलोइंग, कैरिंग पिगी बैग विक्टिम 1 लाख, तो आपका भाई साहब हो जाएगा कैरिंग पेशेंट्स हु आर अनकॉन्शियस, ठीक है, पिगी बैग मतलब आप ऐसे लेकर जा रहे हैं। ह्यूमन क्रच मेथड, भाई साहब ये क्या हो जाएगा, विक्टिम का अगर एक लेग इंजर्ड है तो ह्यूमन क्रच मेथड ऐसे चलते हैं ना भाई साहब, क्रचेस लेके, अगर एक लेग इंजर्ड है, दोनों लेग इंजर्ड होगा तो वो भाई साहब क्रच यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये था भाई साहब आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।